नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, कल की तरह आएगी रिकवरी या फिर आज टूटेगा बाजार? सवाल नंबर 2, एक्सपायरी के भारी उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति? सवाल नंबर 3, बजट 2026 से पहले क्या कहीं बन रहे हैं खरीदारी के मौके? सवाल नंबर 4, पीएसयू थीम्स जो कि अब तक चलती नजर आई थी, अब थोड़ी थकती दिखाई दे रही है, वहाँ पर कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, खासतौर से डिफेंस और रेलवे के अंदर। इसके अलावा बैंक और मेटल में तेजी अभी भी बरकरार है, क्या वहाँ पर अब मुनाफा वसूल लेना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए खरीदार? इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों के जो भर भर के सवाल आ रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। रवि सिंह जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। एनबीसीसी पर जो है प्रश्न आया है रवि जी का, जिनके पास 1000 शेयर हैं और वो 108 पर हैं। आस्था मैम, आप देखिए कैसे देख रही हैं आप एनबीसीसी को अभी करंट लेवल पे? और 108 पे लिया हुआ है और आज ये तेज़ी के साथ टूट रहा है 2.25% नीचे। 105 का लेवल अभी आता हुआ एनबीसीसी में देखने को मिल रहा है। 2-3 रुपए का लॉस है इनको, क्या अभी होल्ड करें? देखिए, एनबीसीसी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम बना हुआ है वो डाउन साइड का बना हुआ है। 105 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये मैं क्लोजिंग बेस की बात कर रही हूँ, यानी कि क्लोजिंग का अगर हम बात करें तो 105 के अगर नीचे क्लोज देता है तो संभावना काफी ज्यादा है कि फिर ये और ज्यादा नीचे की लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि 100 से लेके हम मान सकते हैं ये थोड़े डाउन साइड के लेवल 98 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी एनबीसीसी वीक लग रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं जिसमें कि कुछ समय इनको देने में अगर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का हमारा अर्थ है एटलीस्ट वैसे लॉन्ग टर्म का अर्थ तो 1 साल से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी मध्यम अवधि का नजरिया है जिसमें आप 2 से 3 महीने भी रुक सकते हैं और लॉस बुक करने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर एक बार बने रहने की सलाह है। लेकिन ये मानते हुए बने रहिएगा कि अभी गिरावट जो है ये और देखने को मिल सकती है। नीचे में 98 से 96 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। स्टॉप लॉस एक मेंटेन करिए पोजीशन में और बने रहिए अगर मध्यम अवधि का नजरिया रखते हैं 95 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो थोड़ी वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है। पहला लेवल इसमें 100 का आएगा, तो अपना ये एक समय अवधि खुद निश्चित करें और उस हिसाब से ट्रेड लें। बाकी मुझे लगता है कि इसमें बने रहिए, जब भी मार्केट ठीक होगा ये काउंटर ठीक होगा और ये जो नुकसान में अभी बैठे हैं ये पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से अभी बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। और इसके बाद अगली टिप्पणी जो है अवनीश बीइंग ऑनेस्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है अवनीश जी ने, और कह रहे हैं हेलो मैडम, यूएस से ईरान के चलते टैरिफ फिर हावी होगा क्या, और क्या मुझे इरडा से अब निकल जाना चाहिए? अब तो रिजल्ट भी आ गया है। ये बड़ी दुविधा वाली बात है। हालांकि इरडा पर बहुत ज़्यादा टैरिफ वैरिफ का असर पड़ेगा नहीं, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, वो बाज़ार ख़राब है इस समय और इस सेक्टर को लेकर के बहुत अभी भी पॉजिटिविटी उतनी आई नहीं है। मैम अंबाला जी, आप देखिए ज़रा इरेडा को लेकर के अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है। कल नतीजे आए, नतीजों के बाद एक रैली रही 3-4% की, फिर तो आज प्रेशर में है 1.25% नीचे 139-40 के आसपास, 139-140। अभी क्या सलाह देंगे आप इरेडा को लेकर के? इनके दो सवाल हैं, इरेडा स्पेसिफिक है और यूएसए ईरान के चलते इस पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी ब्रॉडर मार्केट पर इसका असर नेगेटिव पड़ रहा है और आगे भी कंटिन्यू होगा। लेकिन जितना ज्यादा यूएसए ईरान मेन जो मुद्दा चल रहा है, मेटल्स बिहाइंड द स्टेज है, बैक ऑफ द स्टेज है, लेकिन जो सामने जिसको प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल के ऊपर जितने ज्यादा प्रेशर पड़ेंगे, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ना चाहिए। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, राइट? तो इरेडा जो है इसी तरह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। एंड तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक अभी आज के समय पर ऐसे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, चला नहीं है, जो भी आपको उसको नाम देना है, पिछले 1-1.5 साल से ये एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए। सो दिस इज योर टाइम, थिंक अगेन कि क्या आप स्टॉक को 1 से 2 साल का समय दे सकते हो। इफ योर आंसर इज यस, देन दिस इज द टाइम टू स्टार्ट बाइंग इन पार्ट्स, बिकॉज इसमें 1 या 2% की जो रेंज है, इट्स वेरी कॉमन रेंज। आप ये समझ के चलें कि 130 से 150, ये जो
20 पॉइंट की जो रेंज है, ये इसके लिए एक बहुत ही कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन जोन, जो भी आपको नाम देना है, इसके लिए एक सेफ जोन, एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। इसके बाद जैसे ये स्टॉक अपने 150 के भाव को निकाल देता है, मान के चले कि लगभग 170 से 200 रुपए की लंबी छलांग ये स्टॉक विद इन 1 ईयर के टाइम फ्रेम में लगा सकता है। सो इफ यू आर लुकिंग सीरियसली समथिंग गुड इन दिस मार्केट, तो एनर्जी सेगमेंट में से ये जो फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स हैं वो आपके लिए एक बेटर चॉइस बन सकते हैं। सो फॉर मी इट्स अ इन्वेस्टिंग बेट। ट्रेडिंग करेंगे तो आपको परेशानी होगी, आज 2% अप है, फिर 4% डाउन है, वैसा चलेगा। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करें, लंबी अवधि के मायने रखें और इसको थोड़ा सा सीरियसली देखें। रही बात स्टॉप लॉस, मैंने आपको एक्यूमुलेशन जोन बताया है 150 से 130, अभी 140 है। पार्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपका व्यू है, किसी और को भी इसके बारे में देखना है तो सेम व्यू है। रही बात स्टॉप लॉस, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपनी कैपिटल को दे दीजिए। इसमें जो डिप्लॉयड होगी वो 120 का होना चाहिए, 120 से नीचे की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। जी ठीक, ये बात तेरेडा को लेकर के निकल के आई है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने सवाल पूछा है, और उनका सवाल है अदानी पावर को लेकर के। ये सुनील सिंह जी हैं हमारे, और कह रहे हैं सर 154 पे ख़रीदा हुआ है, अभी क्या करूं बताइए। आस्था मैम 154 पे अदानी पावर एक दायरे में फंसा हुआ है, ना तो उसके ऊपर जा रहा है ना उसके नीचे जा रहा है। इनकी खरीद उसी दायरे के ऊपरी तरफ है, और अभी 143 के आसपास, 154 की इनकी खरीद। आपका कमेंट क्या होगा अदानी पावर को लेकर के, एक और पावर से जुड़े हुआ शेयर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए 154 की इनकी खरीद है, और आपने एकदम सही यहाँ पे विपुल जी बताया कि काफी दायरेमंद ये एक ट्रेड में अटका हुआ है। और अगर हम ये बात करें ये कब से अटका हुआ है, तो मुझे लगता है आराम से इसमें 1 या 2 महीने हो गए, क्योंकि हम इसे नवंबर से ही एक दायरे में घूमते हुए देख रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दायरेमंद कारोबार है। और दूसरी तरफ देखें तो जो चार्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं वो भी अभी कुछ खास ऑप्टिमिज्म नहीं बता रहे, क्योंकि दायरे में भी अटका हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे लगता है जो ये पकड़ना चाहिए वो 130 के लेवल पे है। यहाँ से थोड़ा नीचे का लेवल है, 12 रुपए नीचे का है, लेकिन 130 पे मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट पकड़ना चाहिए, जिसके नीचे जाने की अभी हाल में तो संभावना थोड़ी सी कम लगती है। तो वहां तक का एक ये अगर रुख पकड़ सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगेन बात वही है विपुल जी कि ये सारे स्टॉक्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट की जो वीकनेस है उसके चलते ये सब वीक हुए हैं। तो हम क्या लंबे अवधि के लिए रुक सकते हैं? हमें अगर जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की या फिर लॉस बुक करने की, तो फिर रुकिए, इस काउंटर में भी रहिए। मुझे लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस से ठीक होंगे। ये जो सिचुएशन है ये जब नॉर्मलाइज होगी तो ये स्टॉक भी मूव करता हुआ नजर आएगा अपसाइड पे। सो अभी बने रहें। 125 थोड़ा सा बड़ा मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, बट मुझे लगता है 125 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहें। किसी भी वजह से तेजी लौटी और 150 के पार निकल के ये ट्रेड करने लगा, तो मुझे लगता है वापस से अच्छी तेज आ जाएगी इसमें, और ये 160-65 तक जाने की भी कोशिश करेगा उस तेजी में। तो डेफिनेटली जो इनकी 154 की कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आएगी, बनी रही है। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और दूसरा एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो लोग भी हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट हर बार हम करते हैं कि जब भी हमारे ऑफिस से कॉल जाए प्लीज़ फ़ोन पिक कर लीजिए। उससे जब आप लोग नहीं उठाते हैं तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो टीम है वो बहुत हतोत्साहित होती है। फिर ये लगता है कि फिर ठीक है, फिर उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही फ़ोन नहीं उठा रहे। आपको हो सकता है बहुत सारे फेक कॉल्स आती हों, पर जब आपने सवाल पूछा है तो इस दौरान 1-1.5 घंटे में अगर 1-2 फ़ोन उठा लेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिलता रहे। तो सवाल पूछा है आपने, तो फ़ोन अगर इधर से जा रहा है तो उठाते रहिए। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए हमारे अगले दर्शक के पास चलते हैं। और इन्होंने अपना नाम तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन जो है हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सवाल उनको पूछ करके फ़ोन नहीं उठाया। जियो फाइनेंस को लेकर के सवाल है इनका। 30 शेयर इनके पास हैं 325 के भाव पर, और कह रहे हैं होल्ड करें या किसी और शेयर में शिफ्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो अंबाला जी देखिए, जियो फाइनेंस काफ़ी क्वेरीज रहती हैं इधर थोड़े से टाइम हो भी गया, हम लोगों ने डिस्कस किया भी नहीं जियो फाइनेंस को, लेकिन अब 284 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें, काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी इससे, हालांकि बाज़ार भी थोड़ा सा ठंडा ही है। 1 महीने में करीब 5% के आसपास का करेक्शन रहा है। ये सही लेवल है एंट्री करने का, या जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं
उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी टिप्पणी जियो फाइनेंस पे? सेक्टर से अभी भी 5 गुना महंगा है। तो कितना भी अच्छा चीज हो, अगर उसमें आप उतना अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है उतने मल्टीपल्स को जस्टिफाई करने के लिए, तो वो स्टॉक चलेंगे नहीं, फिर वो प्राइस करेक्ट होता है। तो वो चीज वहां पे इसमें आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। और ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप पहले ये समझ लीजिए कि सेक्टर इसका 21 के क्लोज मल्टीपल्स पर है और ये 111 के मल्टीपल्स पर है, यानी 5 गुना। एंड इसके जब आप फाइनेंशियल थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पर सिर्फ 3% का इंक्रीज हुआ है, जबकि जो सेल्स है वो 41% पर इंक्रीज हुई है। तो ये जो चीज है ना इस एक्सपेंसिवनेस को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है विपुल जी। सो विद दैट व्यू मुझे बिल्कुल आसानी से लगता है कि ये आपका जियो फाइनेंशियल कम से कम 240-50 पर आ जाना चाहिए 1-1.5 महीने के दायरे में। तो थोड़ा सा वेट कर लो आप भी, आपको, ताकि एक अच्छा एंट्री प्राइस मिल जाए वहां पर। आप क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म वर्ड लगाया है अपनी क्वेरी के साथ में, तो 240-50 पर खरीदारी कर सकते हैं विद द व्यू कि इसमें आपको जो रिटर्न है वो कम से कम 100 पॉइंट के मिले। यानी आप मान के चले कि 330 से 340 विल बी द वेरी फर्स्ट टारगेट फॉर डाउन द लाइन 1 ईयर, एंड फिर ये 400 के पार भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 1 साल, एंड मेरी नजरिए में कम से कम 2 साल तक का नजरिया आप इसमें लेकर के चले। बट 285 पर, 280 पर मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है और थोड़ा करेक्ट होना चाहिए, उसके लिए वेट कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है साहिल खान साहब का। खान साहब कह रहे हैं कि जमुना ऑटो को लेकर के इनके पास सवाल है और इनके पास 400 शेयर हैं और इन्होंने 135 पे 130 के आसपास खरीद रखा है। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा? मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जिस भाव पे लिया है उसी भाव के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे हाई पे इस समय 4.25% की तेज़ी जमुना ऑटो के अंदर 131 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है, टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। इस तेज़ी को कैसे अपनी पूंजी को बचाते हुए अगर यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आस्था मैम। जी विपुल जी। जी। हाँ जी विपुल जी, बिल्कुल। देखिए 131 के आसपास अभी ये चल रहा है और इसमें जो स्टॉप लॉस ये यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं वो मेरे हिसाब से 122 का कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। बाकी ये लग अच्छा रहा है काउंटर, और मुझे लगता है कि ये अब ऊपर में जो पहला लेवल हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ये फेस करेगा, वो 140 के लेवल पे रहेगा। तो 138 140 का जो ये रेजिस्टेंस पार करने में कामयाब हो गया तो दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं तकरीबन 148 का। तो यहाँ पे ये चाहें तो अपनी पोजीशन पे 2 टारगेट्स रख सकते हैं। पहला टारगेट ये रखेंगे 140 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 148 का, और स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन करेंगे जैसा मैंने बोला 122 का रहेगा। ये बात जमुना ऑटो को लेकर के निकल के आई है। हमारे साथ अब अमानुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। अमानुल्लाह साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमानुल्लाह साहब? जी बहुत बढ़िया है, और आपका आवाज सुन लिए मुझे खुशी से जो है ना बोला नहीं जा रहा है। अरे सर क्या बात कर दी आपने सर, आप लोगों का मतलब ऐसा ही प्यार और स्नेह बना रहे। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर अमानुल्लाह साहब? सर ये मेरा ICICI AMC पे जो है ना मेरा एक IPO ऑल आउट हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसी के बारे में मुझे जानना था कि ये मैं इसको रखूं या फिर हटा दूं। कितने समय तक रखना चाह रहे हैं वैसे आप? इसको मैं लॉन्ग टर्म, अगर ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में होगा तो लॉन्ग टर्म में भी रख सकता हूँ। ठीक है सर। अभी 2600 के आसपास चल रहा है, 2620 के आसपास। वैसे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं सर आपको हमारे? जी प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2-3 महीने से ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और 2-3 महीने से ही मैं शुरू किया हूँ ये इन्वेस्ट करना। अच्छा अच्छा, चलिए सर आपका बहुत पोर्टफोलियो जगमगाता रहे, आपको प्रॉफिट हो, यही हमारी कामना है। और जी सर। अम्बाला मैम को जो है सुन के जो है मैं वो जी उनसे इंस्पायर होके जो है ना मैं। अच्छा, उसके बाद आपने शुरू किया अम्बाला मैम को सुन करके। वाह बहुत शानदार। तो अम्बाला मैम से ही आपके प्रश्न का उत्तर दिलवा देते हैं। अम्बाला मैम, आपको इन्होंने सुनना शुरू किया, उसके बाद से बाज़ार में पैसे लगाने शुरू किए हैं अमानुल्लाह साहब ने, तो क्या सजेशन रहेगा मैम आपकी तरफ से? इन्होंने 2600 के आसपास IPO प्राइस पे के पास इनके पास खरीद है, अभी क्या करें? ICICI AMC
सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मेरी इच्छा तो ये है कि हर घर में पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट की जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बढ़नी चाहिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी तो है, लेकिन जो एक एक्चुअल नॉलेज है ना, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे स्कूलिंग्स में वैसा सिस्टम नहीं था। तो आप लोगों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं विपुल जी और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ रहा है। एंड इट इज अ गुड थिंग कि सबको फाइनेंस क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। सो इट्स अ गुड थिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। एंड वेल, टू बी स्पेसिफिक टू आईसीआईसीआई एएमसी, मेरे लिए अगर आपने आईपीओ के टाइम पर उस कंसिडरेशन में लगाया था पैसा, तो ध्यान फिर भी एक चीज आपके 2500 का एक स्टॉप लॉस मैंने बोला था कि 2500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। बट इससे बेहतर कि आप यहाँ पर 2500 का स्टॉप लॉस को रिस्क भी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि 2500 के नीचे थोड़ा सा जाएगा। तो अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो लॉन्ग टर्म का ही व्यू है क्योंकि आपका, तो इससे बेहतर मुझे आज की डेट में एक दूसरा स्टॉक लगता है, नैम इंडिया। अगर आप उसको देखें तो 874-75 पर आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से दोनों में अगर मैं करेक्टिव मूव कितना हो सकता है या किस में हो सकता है, अगर मुझे ये एनालाइज करना है, तो ज्यादा रिस्क आईसीआईसीआई एएमसी में दिखता है, या हो सकता है कि ये 2300 से 2200 के पास भी चला जाए। बट नैम इंडिया हैज अ वेरी लिमिटेड डाउनसाइड पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर आप 800 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आराम से इसमें 1000 से 1200 रुपए के टारगेट को वेट कर सकते हैं। अगर आप 1 से 1.5 साल रुके तो चलेगा आईसीआईसीआई एएमसी भी, लेकिन इस भाव पर अगर आप प्रॉफिट बुक करके उस प्रॉफिट को इधर लगा लें तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा आपको आरओआई दिला सकता है एज ऑफ नाउ। और आईसीआईसीआई एएमसी को 2200-2300 के आसपास वापस उठाइएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर आपको उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साक्षी जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। साक्षी जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास है मैम, आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। आप बताइए जो है क्या, कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मैं तो रेगुलर व्यूअर हूँ आपके शो की। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप देखते रहें और बाकी लोगों को भी दिखाएं। मैम को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप जी जी सर, उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उनके सारे रिकमेंडेशंस मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू जी, बताइए क्या सवाल है आपका आज? जी मेरा सवाल अंबाला मैम से है कि मेरे पास 2 शेयर्स है, उनके बारे में उनका ओपिनियन जानना था। कौन से शेयर है मैम आपके पास? सर मुंजल ऑटो है जो मैंने 81 पे बाय किया है, और दूसरा जेपी पावर है जो मैंने 17.50 पे बाय किया है। मुंजाल ऑटो आपने लिया हुआ है 81 पे, ठीक है। दो छोटे शेयर यहाँ पर इनके पास है, 100 रुपये से सस्ते शेयर। और एक है आपके पास जेपी पावर अभी जो है 17 रुपये पे आपने लिया हुआ है, ठीक है। अंबाला मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी क्या रहेगी इन दोनों स्टॉक्स पर, क्योंकि आपसे ही जानना चाह रही हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप इनको उत्तर दे सकें। तो क्या व्यू रहेगा आपका इन दोनों सवालों को लेकर के? साक्षी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। एंड टाइम लिमिटेड है इसलिए मैं स्टॉक की बात कर लेती हूँ। देखिए, मुंजाल ऑटो और ये दोनों ही स्टॉक, मुंजाल ऑटो पोर्टफोलियो लायक स्टॉक है, जेपी पावर्स सिर्फ आपका ट्रेडिंग लायक स्टॉक है, ठीक है। तो पहले मैं मुंजाल पर एक व्यू रखती हूँ कि ये अभी 74 के आसपास है। आई वांट टू टेल यू कि लगभग आपको 67 पर आएगा एक बार, एंड देयर ट्राई टू एक्सक्यूज मी, वहां पर थोड़ा सा एडिशन करने की कोशिश करें। और 3 क्वार्टर्स, यानी आप इसमें 10 महीने अक्टूबर के आसपास तक का समय इसमें लेकर के चले अपने साथ, अपने प्लानिंग के हिसाब से, और तभी जाकर के इसमें आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट बन पाएगा इन माय ओपिनियन। क्योंकि कम से कम उस केस में आपको 100 रुपए का फर्स्ट टारगेट विच इज वेरी पॉसिबल, एंड दूसरा टारगेट लगभग आपको 120 रुपए तक मिल सकता है। बट ये इंटरकनेक्टेड है हमारे ऑटो और एंसिलरी सेक्टर से, तो थोड़ा सा वहां का जो असर है इन पर पड़ेगा। इसीलिए 67 पर एडिशन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो आप उसको करने की तैयारी रखिए। रही बात स्टॉप लॉस, तो एक कंबाइंड स्टॉप लॉस चांसेस बहुत कम है, 58 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले तो ये आप 1-1.5 साल तक होल्ड कर पाएंगे, एवरेज कर पाएंगे, और ये जो मूवमेंट है अप टू 120 आप ये ले पाएंगे। तो इसमें बने रहिए, ये पोर्टफोलियो लायक स्टॉक है। एक थोड़ा सा रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, बट वी कैन होल्ड इट।
ठीक। दूसरा आपका स्टॉक है जेपी जी। पावर। जेपी पावर में जस्ट सिंपली डू नॉट ऐड, डू नॉट एवरेज, डोंट बाय एनीथिंग न्यू फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो है 15 रुपए 80 पैसे का मेंटेन करके चले। अगर हिट हो जाए डोंट लुक बैक, आप बस उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज को फिर हम लोग देख सकते हैं। बट अभी के लिए 15 रुपए 80 पैसे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम आस्था मैम, काफ़ी लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं मेटल को लेकर के। असगर अंसारी साहब जानना चाह रहे हैं आपसे कि वेदांता के कुछ शेयर इन्होंने 595 के भाव पर खरीदे हैं, क्या हमें डीमर्जर में पार्टिसिपेशन लेना चाहिए? और कह रहे हैं मैम की राय को ही हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। तो ये आपकी राय को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। और इसके पहले भी एक दो सवाल थे, वो हिंदुस्तान कॉपर और जिंक को लेके थे। मैं चाहूँगा इन तीनों को आप कवर कर लें एक साथ, ताकि हमारे दर्शकों को एक व्यू मिल सके आपका। तो आपकी टिप्पणी पहले वेदांता से शुरू करते हैं। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम वेदांता की बात करें तो यहाँ पे एक तो स्प्लिट, जिसे हम 1:5 का स्प्लिट बोल रहे हैं, तो एक वो भी है इसके अंदर, एग्जीक्यूशन फेज में है, और एक स्प्लिट है डीमर्जर में भी ये बात कर रहे हैं। मुझे तो ये अच्छा ही लग रहा है वेदांता। और इन ऑल केसेस मेटल्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम एक चाल देख रहे हैं प्रेशियस मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में, इनफैक्ट बेस मेटल्स में भी बढ़िया चाल है। सो मेटल स्टॉक्स, जब तक इनमें तेजी रहेगी मेटल स्टॉक्स में तेजी रहेगी। तो सबसे पहले वेदांता के डीमर्जर में बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए। दूसरी सलाह ये है कि मेटल स्टॉक्स की ओवरऑल तेजी काफी अच्छी है, जिसमें कि वेदांता हुआ या फिर टाटा स्टील। टाटा स्टील भी अभी काफी अच्छा मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है, ऑल्दो आज थोड़ा सा वीक हुआ है, मुझे लगता है कि जिस तरह का ट्रेंड हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, तो मेटल स्टॉक्स में ये स्टॉक्स भी काफी अच्छे रहेंगे, जिसमें टाटा स्टील एक है। हिंडाल्को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अगर गिरावट आती है तो फिर खरीदारी के मौके ज्यादा अच्छे इनमें मिलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल नजर बनाइए, गिरावट पे खरीदिए। टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये सभी अच्छे लगते हैं मेटल काउंटर। और मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में ये जो तेजी है ये अभी भी जारी रहेगी। बीच में शॉर्ट मोट छोटे मोटे, जैसे हम कहते हैं कि हिकअप्स और या फिर छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, जो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी डिस्प्ले करेंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल यहाँ पे सलाह है। चलिए, तो जिनके पास है वो होल्ड करके रखें मैम, यही मान के चलें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो गिरावट में खरीदें हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये बात यहाँ पर, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और ये प्रश्न जो है आया हुआ है BHEL को लेकर के। राकेश शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी हैप्पी लोहड़ी फ्रॉम अमृतसर पंजाब। आपको भी लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, पूरे देशवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा हो, आपकी फसलें अच्छी हों और बाज़ार भी थोड़ा सुधर जाए, ताकि वहाँ से भी थोड़ी सी हरियाली आती हुई दिखाई दे। तो मैम, इनका सवाल है BHEL को लेकर के। 110 शेयर है, 294 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि और कितना डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, एवरेज कहाँ पर करना चाहिए? तो BHEL में थोड़ा प्रेशर बढ़ा है लगातार, अभी क्या करना चाहिए? फंडामेंटली ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव खबर तो नहीं है, लेकिन 265 के आसपास कैसा लग रहा है? 265 के आसपास चांसेस अभी भी है कि ये 250-55 आ जाएगा। कल 2-3 दिन से लगातार ये डिस्कशन भी रहा है, तो उसका वेट करिए। एवरेजिंग करना है आप इसी रेंज में करिएगा। बट एवरेजिंग वर्ड के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कोई शॉर्ट टर्म बेट नहीं है, ये आपका मिड टर्म तो टाइम कम से कम मांगते हैं। यानी लेस देन ईयर का व्यू जरूर रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीने में बहुत उछाल, बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आप इसमें बड़े हैं। तो उस क्लैरिटी के साथ में 250 पन आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर, मोस्ट लाइकली वहां पर आप एडिशन कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, सो इन माय ओपिनियन स्टॉप लॉस फॉर दिस काउंटर शुड बी 225 से 220 क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करना इनफ। और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम विपुल जी यहाँ रख सकते हैं, मिनिमम टारगेट हमारे लिए 305 से 350 के बनते हैं। लेस देन 1 ईयर का व्यू है, बट मोर देन 1 मंथ। तो ये व्यू के साथ में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एवरेजिंग है 255। 255। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है BHEL को लेकर के। आस्था मैम, एक चीज़ का जवाब दीजिए। जैसे बहुत लोगों के, सुबह भी बहुत लोगों के इस तरह के सवाल थे और इस समय भी आ रहे हैं। अब जैसे कि ज्योति रंजन जी कह रहे हैं, आज मैंने HDFC सिल्वर ETF FOF फंड में 20,000 रुपये डाल दिए हैं और व्यू मेरा 5 महीने का है। क्या लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है? एंड फंड में लगाना सही है या स्टॉक ETF में ख़रीदना सही रहेगा?
क्या बेटर रहेगा, प्लीज़ एडवाइस। मतलब सिल्वर को लेकर के इतना क्रेज़ देखने को मिल रहा है, लोग अलग अलग ऑप्शन पूछ रहे हैं, कमोडिटी के शो में भी सवाल आ रहे हैं, इक्विटी के शो में भी सवाल आ रहे हैं। मुझको पता है आपके पास भी कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे होंगे, पूछ ही रहे होंगे। आपका व्यू क्या है मैम? अगर इस रैली में क्या करंट लेवल पे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या ETF के ज़रिए जाना चाहिए? ये देखिए HDFC का सिल्वर ETF इन्होंने 248 पे लिया हुआ है, 249.50 के आसपास आ गया, 1-2 रुपये इनको बन ही रहे हैं यहाँ पे। आपका व्यू क्या रहेगा मैम सिल्वर को लेकर के? इस सिल्वर को लेके व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से हमें एक तेजी देखने को मिल रही है, वो मुझे लगता है कि ये इसको अभी भी यहाँ से भी फर्दर ऊपर की तरफ लेके जाएगी। और ज्यादातर देखिए ETF जो होते हैं वो बेटर ही माने जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप चाहें तो ETF बेटर रहेगा, क्योंकि फिजिकल सिल्वर से लेने से ज्यादा अच्छा है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें या लोअर कॉस्ट की बात करें, कोई इसमें चार्जेस नहीं होते हैं, स्टोरेज का जो हम कहते हैं कि एक तरह से इश्यू नहीं होता है, तो बिल्कुल सिल्वर ETF मुझे लगता है कि फिजिकल सिल्वर लेने से बेटर है कि यहाँ पे आप सिल्वर ETFs ले। अब दूसरी तरफ HDFC सिल्वर ETF की यहाँ पे बात की है, तो अभी उसमें भी अगर हम देखें तो 248 के आसपास चल रहा है, और अभी भी इसमें जो ट्रेंड है वो इतना तेजी का है कि मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट अब इसमें जो तेजी आएगी वो आराम से हम इसे मान के चल सकते हैं कि यहाँ से इसको 270 तक लेके जाएगी, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली HDFC सिल्वर ETF की बात की है, तो मैं HDFC सिल्वर ETF की ही यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो वो आराम से 260 270 तक जा सकती है। बीच में छोटे मोटे, जैसा कि मैंने बोला, कि करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो पूरे इस वर्ष में भी हम देखेंगे वो मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में तेजी का होगा। स्पेशली सिल्वर अभी भी अच्छी तेज लग रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप HDFC सिल्वर ETF में बने रह सकते हैं। और 260 270 के लक्ष्य मैंने इसमें दिए हैं, उनको आप ध्यान में रख के रख सकते हैं। और ETF के द्वारा भी आप चाहें तो सिल्वर में खरीदारी कर सकते हैं, और उसके फायदे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉस्ट का भी फर्क पड़ जाता है, लिक्विडिटी भी अच्छी मिलती है, कन्वीनियंस भी रहती है। तो ETFs के थ्रू भी आप चाहें तो गोल्ड सिल्वर की तेजी को भुना सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप मैसेज किया है, नाम नहीं लिखते हैं आप लोग। अब एजुकेशन के नाम से भी मैं चेक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है आपके नाम नंबर के नीचे। बातचीत आपसे संभव नहीं हो पाई, लेकिन सवाल इनका है सुजलॉन को लेकर के। और अच्छा नहीं, अखिलेश शर्मा जी हैं, कोटपुतली जयपुर से है। ओके, कह रहे हैं कि विपुल सर मेरा भी सवाल ले लीजिए, काफ़ी लॉस चला। ले लिया सर, कैसी बात कर दी आपने। और कह रहे हैं कि माला जी आपसे सवाल है सुजलॉन को लेकर के। 52.52.85 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, और क्वांटिटी ली हुई है 3454, 3454 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं क्या मतलब मैं सुजलॉन से एग्ज़िट करके ऑयल कंट्री में शिफ्ट कर दूं, ले सकता हूं? अभी इसमें काफ़ी लॉस चल रहा है। काफ़ी तो नहीं लॉस चल रहा है, ठीक है 3-4 रुपये का लॉस है आपका, लेकिन लॉस बुक करना क्या सही स्ट्रेटजी है, उसको लेकर के थोड़ी सी आशंका है मेरे मन में। बाकी अंबाला जी दूर करेंगी। अंबाला मैम, क्या यहाँ पे लॉस बुक करके और जो सुबह आपकी ट्रेड थी उसमें शिफ्ट करना, क्या ये सही स्ट्रेटजी है क्या? नहीं। जिन्होंने सुजलॉन में पैसा लगाया उनको ये पता चाहिए कि सुजलॉन इज एन इन्वेस्टिंग स्टॉक, इट्स नो मोर ट्रेडिंग टाइप ऑफ थिंग एनीमोर। तो आप सुजलॉन में अभी ट्रेड नहीं कर सकते कि वैसा ना तो इसमें सेटअप है और ना ही मार्केट नैरेटिव्स अभी वैसे आए हैं। एनर्जी पर फोकस जरूर रहेगा, लेकिन सुजलॉन स्पेसिफिक कंपनी की बात करोगे तो आपको 47 की तैयारी है। 52 रुपए पर जब था दैट टाइम आई सेड, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 52 रुपए पर लेने वालों को थोड़ा सा ही बाय करना है, ज्यादा खरीदना है तो 47 की तैयारी रखिए। आज इसका लो बना है 48.20, कल लाइकली है कि 47 रुपए के आसपास आ जाए। तो पहले तो आप ये समझे कि अगर आपका दायरा ऑफ इन्वेस्टमेंट छोटा है, मिड टर्म का भी नहीं है, 1 साल से भी छोटा है, तो फिर सुजलॉन इज नॉट योर टाइप ऑफ स्टॉक। तो आप इसमें से चाहे तो एग्जिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 साल का समय दे दें तो मान के चले कि ये आपको मतलब नहीं लगता कि मायूस करेगा। ये बहुत, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अलावा भी हमें एनर्जी के दूसरे सपोर्ट्स चाहिए। ये हमारी नीड है, हमारी कंट्री की नीड है ये। और उस चीज पर फोकस गवर्नमेंट का आएगा, तो वो कब आएगा, किस तरह से आएगा, बस वही देखना बाकी है। एंड दैट इज व्हाट द मार्केट इज वेटिंग फॉर, सच काइंड ऑफ थिंग स्टॉक्स। तो अभी आप इसमें बने रहो।
लेकिन एक्सपोजर जो आपको और डालना चाहिए वो 47 रुपए के आसपास डालना है, तो वो भी अगर आपके पास फंड है तो। बाकी 1 से 2 साल के हिसाब से आप इसमें भी बने रहेंगे ना, तो आपको इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट कर सकता है CAGR बेस पर। दैट्स माय ओपिनियन। बाकी 62 रुपए से 70 रुपए के टारगेट की तैयारी तो आराम से लगती है 1 साल के नजरिए से, और 2 साल में तो ये इससे और ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल व्यू यही है कि बने रहिए, स्वैप करने की स्विच करने की जरूरत नहीं है। स्विच करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है बने रहिए। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। संतोष जी लिख रहे हैं, कुछ चाह तो रहे हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी, आस्था मैम, अंबाला मैडम, गुड आफ्टरनून। अच्छा, एलजी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, कह रहे मेरे पास IPO टाइम से है, क्या एग्जिट करें? मैंने कहा IPO टाइम से है क्या इनके पास? चलिए, एलजी है। आस्था मैम, एलजी के शेयर इन्होंने IPO के टाइम से होल्ड कर रखे हैं। क्या व्यू है आपका? क्या इसको भी अभी 1 साल रखें? लास्ट ईयर तो हमने देखा थोड़ा सा ठंडा रहा मामला कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए। अभी सर्दियों में थोड़ी सी बाइंग बीच में आई है, फिर ठंडा पड़ा, बाजार ही नहीं चल रहा। लेकिन क्या अभी एलजी को होल्ड करना चाहिए? आपका व्यू क्या है? देखिए, 1140 पे IPO आया था और अभी चल रहा है 1400। तो अभी भी इनको बढ़िया रिटर्न यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि कोई चीज अगर 1100 की 1400 होती और वो भी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो लिस्टिंग थी ये 13 अक्टूबर की लिस्टिंग थी, तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आप मानिए, तो 3 मंथ्स में इतना बढ़िया रिटर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये एक अच्छा ही काउंटर है। IPO के समय भी हमारी राय थी कि इस पे लिस्टिंग गेन भी होगा, लंबी अवधि के लिए भी ये रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी राय पे तो कायम है, लेकिन मार्केट्स की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि चाहे तो कुछ प्रॉफिट बुक करें, बाकी मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं लगती। आप लंबी अवधि में भी बने रहिए, ये वापस से तेज हो जाएगा और हमें जो लेवल्स अब ये दिखाता हुआ नजर आएगा ऑन दी अपसाइड, ये 1550 के आसपास के लेवल्स लगते हैं। तो कुछ चाहे तो मुनाफा वसूल कर लें, क्योंकि मार्केट की यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। तो कुछ में मतलब है कि 1/4 ऑफ द क्वांटिटी, नॉट फुल, जितनी क्वांटिटी है उतना पूरा ना करें, सिर्फ उसका 1/4 भाग में आप मुनाफा वसूल करें और बाकी 3/4 को अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं। 1500 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन समय सीमा थोड़ी सी लंबी यहाँ पे रखनी रहेगी। ये कुछ हफ्तों में नहीं आएगा, मे भी कुछ महीने लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से तेज हो जाएगा। चलिए, ठीक, ये बात है। यहाँ पर मैम अंबाला जी, 2 सवाल हैं। एक तो सुबह आपने एक बात का जिक्र किया था बालाजी एमाइंस का, काफ़ी क्वेरीज थी, नाम अभी मैं मिस हो गए मुझसे सवाल, लेकिन फिर भी जिनके पास है जिनके पास नहीं है, दोनों के लिहाज से अभी बालाजी एमाइंस 12.5% ऊपर 1237 का लेवल देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही अल्कली एमाइंस पर भी ज़रा नज़र डालिए, ये भी जो है तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, 5.5% ऊपर है। इन दोनों काउंटर्स में क्या करें? कहीं इन दोनों में किसी में भी क्या फ्रेश एंट्री की भी कोई गुंजाइश है? और जिनके पास है क्या वो अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें? तो देखिए, बालाजी एमाइंस 1230 का पहला दिया हुआ टारगेट था। 1100 से 1150 की रेंज में रिकमेंडेशन चल रही थी और ये बहुत दिन, लगभग आप मान के चलेंगे 10-12 दिन ये उसी रेंज रहा, मतलब आराम से इसने बाइंग रेंज भी दी। तो तब जाकर के इसमें 12-13% का प्रॉफिट अब हो रहा है जिन लोग बाइंग की, तो उनके लिए तो इट्स कि आपको जो फर्स्ट टारगेट का जो रिवॉर्ड था मिल गया। बट टू बी स्पेसिफिक आगे क्या, तो विपुल जी मेरे लिए मैं आराम से यहाँ पर 1350 का एक सेकेंड टारगेट और फिर उसके बाद लगभग 1460 का दूसरा टारगेट देख पा रही हूँ। मतलब लोग होल्ड करना चाहते हैं, दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट। जो कोई बाय करना चाहते हैं, दे कैन बाय इट विद अ स्टॉप लॉस एट 1100। तो जिन्होंने पहले भी बाय किया है, जो इसमें है, सबके लिए जो अभी स्टॉप लॉस मेरी नजर में एक सेफ स्टॉप लॉस मुझे समझ में आ रहा है, वो है 1100 का मेंटेन करके हम 1350 का और 1460 के आसपास थोड़ा सा 5 पॉइंट प्लस माइनस रखिएगा, लेकिन 1400 तक के 1450 के आसपास तक के टारगेट तो मुझे दे हैं। तो आपके अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बैठे तो बिल्कुल इसको मिस ना करें, अभी भी इस मौका है। एंड दूसरा स्टॉक जी, ये ट्रेड की तौर भी अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं फिर से। दूसरा स्टॉक जो आपने दिया है यहाँ पर अल्कली, हाँ जी, अल्कली एमाइंस सब 5% ऊपर। यस, तो ये भी स्टॉक उसी कैटेगरी में, उसी फॉर्मेशन पर और उसी की सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूएशंस पर है। तो दो में से जो जिसको पसंद आए वो ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें भी जो पॉसिबल टारगेट है
बट एक चीज मैं हाईलाइट जरूर करना चाहती हूँ कि दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। बालाजी एमाइंस अगर आप देखेंगे तो सेक्टर से बहुत महंगा नहीं है, 10 के 15% के आसपास महंगा है। बट व्हेन यू सी लुक एट दी एल्काइन माइंस करके, जो भी इसको प्रोनाउंस करना है, एल्केन अमाइंस केमिकल लिमिटेड, अगर हम देखें तो ये सेक्टर से लगभग दुगना महंगा है। तो मौका, जब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वाले स्टॉक में अपनी एंट्री बनाए तो जैसे ही आप टारगेट हिट हो जाए निकल जरूर जाइएगा, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव के बाद ये करेक्ट करेगा। सो दोनों स्टॉक्स में बाय ट्रेड हो सकते हैं। यहाँ पर अभी चल रहा है ये 1632 के आसपास, आराम से 1710 का पहला टारगेट एंड क्लोज टू 1815 का दूसरा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। तो आप इसमें एक ट्रेड पोजिशनिंग चाहें तो कर सकते हैं। रिस्क छोटा है, 1500 यानी 1500 का स्टॉप लॉस इनफ है टू चेज दीज टू टारगेट्स। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अब चलते हैं अगले दर्शक के सवाल पर। और ये सवाल जो है मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्रूड को लेकर के काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, आपका व्यू क्या है आस्था मैम? एक तो ONGC को लेकर के आज अच्छी खासी रिकवरी है, करीब 3% ऊपर, और एक जो है ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी सी क्रूड के अंदर तेज़ी आ सकती है और ज़्यादा। आप व्यू कैसे ले रही हैं अभी? 243 के आसपास कैसा लग रहा है ONGC आपको? देखिए, बिल्कुल ONGC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव ही है। बहुत बढ़िया, आज हमने इसमें एक वॉल्यूम भी देखा है और ये ऑलरेडी अपने कुछ दिनों के, लास्ट के 2-3 दिन के वॉल्यूम को, ये अभी जब हम बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम 1:45 ये सरपास कर चुका है। तो ये जो मूव आया है ये सिर्फ प्राइस मूव नहीं है, ये वॉल्यूम लेड मूव है। ये चीज भी हमें गौर करनी चाहिए। और जब इस तरह के वॉल्यूम लेड मूव आते हैं तो डेफिनेटली वो प्राइजेस को अप साइड की तरफ, अगर वो अपर साइड की तरफ ही मूव आया है तो वो और आगे और ज्यादा अप साइड और ज्यादा तेजी की तरफ धकेलते हैं। मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी भी अच्छा है, 243 के आसपास चल रहा है और इसमें ये आई है, ये आगे भी जारी रहेगी। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक बहुत बढ़िया बेस इसने फॉर्म कर दिया है 30 के जोन में, 230 से 228 के जोन में। तो चांसेस बेहद कम है कि ये 228 के लेवल को तोड़े। तो यहाँ पे किसी को भी अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो 225 या 228 का एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बाइंग पोजीशन इसमें बना भी सकते हैं। लिया हुआ है तो भी 225 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप लगेगा 225 का स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। और हम इस मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे ही बात कर सकते हैं, 100% करेक्ट कोई नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये 225 228 के जोन को ब्रेक नहीं करेगा। उस स्टॉप लॉस के साथ नई पोजीशन भी ले लीजिए, लिया हुआ है तो भी बने रहें। टारगेट दोनों ही सूरत में, इनिशियली मैं बात करूं तो 255 260 का रहेगा, लेकिन वो लेवल ब्रेक होता है तो 270, यानी कि अल्टीमेट टारगेट अभी तो इसमें 270 के लगते हैं। तो उसके लिए खरीदारी कर सकते हैं 225 228 की स्टॉप लॉस के साथ। एक इटर्नल भी देख लीजिए मैम आप, कि इटर्नल कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी क्वेरीज थी इटर्नल को लेकर के। करंट लेवल पे क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? और माला मैम, आप BSC और कैम्प्स ये दो निकाल करके रख लीजिए, क्योंकि अब हमको अगले सेगमेंट पे जाना है, आपको धन्यवाद भी करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब BSC और कैम्प्स में आप देख लीजिए। और आस्था मैम, आप ज़रा इस पर व्यू दे दीजिए इटर्नल पर। इटर्नल पे व्यू पॉजिटिव है, अनडाउटेडली आज का मूव काफी अच्छा था। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और ये तेजी की तरफ बढ़े और कुछ एक लेवल्स को ब्रीच कर दे, जिसमें कि 297 एक इंपॉर्टेंट लेवल है 297 का, उसके ऊपर का क्लोज दे दे। क्योंकि 297 पे दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है, जो कि 100 और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर उनके ऊपर ये क्लोज दे देता है 297 के अबव तो बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। अभी का मूव भी पॉजिटिव है, 297 के ऊपर तेजी और बढ़ेगी, जो इसे फर्दर, जो मुझे लगता है लेके जाएगी वो आराम से पहला लेवल 310, दूसरा लेवल 320 का रहेगा। इटर्नल बढ़िया लगता है। 310 320 के लेवल्स के लिए बिल्कुल इसमें एक पोजीशन बनाई भी जा सकती है और होल्ड भी किया जा सकता है। पोजीशन बनानी हो तो 297 के लेवल को जरूर क्लोजली वॉच करें। दोनों ही सूरत में जो स्टॉप लॉस मुझे लगता है वो 275 का रहेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 275 के लेवल पे है, जो ये ब्रीच करने की कोशिश मुझे नहीं लगता ऑन द डाउन साइड करना चाहिए। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर। और अम्बाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी BSC और कैम्प्स को लेकर के? तो BSC तो देखिए
अब सुबह की रिकमेंडेशन में रहा है, तो अभी भी इसमें पॉजिटिव आउटलुक है। पहले मैं क्या के बारे में एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। कैम 703 के आसपास चल रहा है एंड थोड़ा सा पेशेंस के साथ धैर्य के साथ में वेट करे तो विपुल जी ना 670 एंट्री मिल जाएगी, वहां पर खरीदारी की जा सकती है फ्रेश। अगर कोई पहले हैं तो इसी लेवल 670 पास या एवरेजिंग के पास सोचे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 5-6% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। एंड पोस्ट दैट वंस एंट्री गेट ट्रिगर, समय लगेगा, थोड़ा मिलेशन वगैरह चीज होती है, उसके बाद भी लगभग 4 महीने का समय अगर आप दे हैं, सो क्लोज टू 7.5 से लेकर के आपको लगभग 830 के भाव डाउन द लाइन विद इन 4 मंथ के टाइम में आने चाहिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ 110 का मेंटेन करेंगे वंस एंट्री गेट ट्रिगर, तो अभी एंट्री का वेट करना चाहिए। एंड दूसरा स्टॉक आपने है बीएससी 850 के आसपास, आज सुबह 860 था, आई थिंक 2860 था लगभग, तो वहां पर एक एंट्री बताई है। और अभी भी अगर किसी को खरीदना है तो ये सही लेवल है मेरे हिसाब से, और यहाँ से 3000 से लेके 3200 के भाव आने चाहिए शॉर्ट में। अगर आप साल भर का नजरिया लेके चले तो 1000 की भी तैयारी आप रख सकते हो। रही बात स्टॉप लॉस, तो जो सुबह डिस्कस किया था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए कोड की तरह काम करता है, वहीं से उसका ट्रेंड बनता है। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है हम लोग 2400 का मेंटेन करके आराम से फ्रेश बाइंग के बारे में सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई और इस कार्यक्रम को समाप्त करें, उससे मतलब इस सेगमेंट को समाप्त करें। एक MCX पे आस्था मैम आपका व्यू और साथ ही साथ अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर। लेकिन पहले जरा आस्था मैम जरा एक बार MCX को लेकर के श्रीकांत पाटिल जी कह रहे हैं कि प्लीज़ इस पर मार्गदर्शन दे दें, मैं किस स्तर से खरीदना शुरू करूँ। फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं MCX पे, क्या ये लेवल सही है कह रहे हैं, और अगर नहीं सही है तो किस लेवल पर एंट्री करनी शुरू करनी चाहिए। देखिए, वैसे MCX अभी बहुत अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड है, चार्ट्स की हम बात करें, लेकिन मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल हैं, तो थोड़ी से डिप पे बाइंग करेंगे बेटर रहेगा। 2277 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से डिप्स पे 2240 के जोन में मिलता है, यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे, तो वहां पे खरीदारी करिए। बढ़िया है ये काउंटर, मुझे लगता है ये आगे भी तेज रहेगा, तो 2240-2230 के जोन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इस केस में जो रखेंगे वो तकरीबन अभी तो यहाँ पे 2170 का ही आ रहा है, छोटा स्टॉप लॉस है, तो 2170 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी सी गिरावट पे खरीदारी करें, और इसमें जो टारगेट्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं फिर वो 2300 के रहेंगे। चलिए, अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के साथ साथ जमुना ऑटो है 131-30 के आसपास, खरीदार लायक है, खरीदना है तो देख सकते हैं उसको, जिसमें कि टारगेट 150 से लेकर के 160 और 200 तक के 3 महीने का एक है। स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन कर सकते हैं, गुड पिक है। 160 का टारगेट ना, 160 150 पहला टारगेट, 150 दूसरा 160 फिर 200, तो डिपेंड करता है कितने समय तक हम इसको कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन है, तो नजरिया आप ये समझे कि 1 महीने से 4-5 महीने का ही है। जी, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू फिट रिस्क, समझते हुए रिस्क काम करे। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं जो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, एंड सिमिलर व्यू हमने मेंबर्स को भी रिकमेंड किए हैं, चाहे वो इंडेक्स में हो या फिर स्टॉक्स में हो। तो दैट डिस्क्लोजर, बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं रहा है जो मैंने रिकमेंड किया है। थैंक यू सो मच।